नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कालखंड के अंतर्गत प्रमुख कवियों, उनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में तथा उस काल की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग अवगत हैं, हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य को अध्ययन करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। उसी पुस्तक के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसका समय है संवत 1050 से लेकर 1375 तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्तिकाल भी कहा जाता है। इसका समय काल है संवत 1375 से लेकर 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहा जाता है, का समय है संवत 1700 से लेकर 1900 तक। और चौथा भाग आधुनिक काल, जिसको गद्यकाल भी कहा जाता है, का समय है संवत 1900 से लेकर 1984 तक। जैसा कि हम सभी लोग अवगत होंगे, विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे है, अर्थात 57 वर्ष आगे है संवत। तो हिंदी साहित्य को इन्हीं 4 कालखंडों में बांटा गया है। इन्हीं 4 कालखंडों को हम लोग संक्षेप में इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, जिसका समय काल है संवत 1050 से लेकर 1375 तक। आदिकाल या वीरगाथा काल में मुख्यतः पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो इत्यादि रचनाएं आती हैं। वीरगाथाओं को ही रासो कहा जाता है। आदिकाल में जो कवि थे वो राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे। जितनी भी रचनाएं उस काल में हुई हैं वो वीर गाथाओं से भरी पड़ी है। इसके अतिरिक्त तुगलकनामा, जो कि खुसरो द्वारा लिखी गई है, वो कृतिलता एवं कृतिपताका विद्यापति द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंदर बरदाई। बिसल देव रासो के लेखक है नरपति नाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं चंदर बरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग या कहा जाए कि 69 अध्याय हैं। जैसा कि एक प्रचलित उसकी रचना जो है चंदर बरदाई की पृथ्वीराज रासो, आप लोगों ने सुना भी होगा वो, कि उसकी एक पंक्तियां हैं 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चौको चौहान। ये बहुत ही प्रचलित ये पंक्ति है वो, जो कि पृथ्वीराज रासो की से ली गई है। तो मुख्यतः जो आदिकाल या वीरगाथा काल की जो रचनाएं थीं वो हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर रचनाएं रासों से हैं, यानी कि वीरता से हैं, उनके वर्णन है वो। कुछ खास तौर से खुसरो, उस टाइम जो खुसरो हुए थे उनकी पहेलियां बड़ी प्रसिद्ध थी वो। तो खुसरो की पहेलियां का मुख्य मकसद खुसरो का था कि जनता का मनोरंजन करना हो। तो खुसरो ने थोड़ा सा अलग हटके अपनी एक पहेलियां मिली
ताकि वो जनता का मनोरंजन हो सके वो, और उनका ध्यान मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। जो उस टाइम की बोलचाल की भाषा थी उस पे वो रचनाएं करते थे वो। तो ये हो गया हम आदिकाल या वीर गाथा काल के प्रमुख कुछ कवि और उनकी रचनाएं। अब अगर हम बात करें कि आदिकाल अथवा वीर गाथा काल की क्या विशेषता है वो, एक बात कभी कभी पूछ दी जाती है कि आदिकाल का नामकरण किसने किया था। तो आदिकाल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, जबकि वीर गाथा काल का नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। तो हम वीर गाथा काल या आदिकाल की कुछ कविताओं या उस टाइम के जो भी ग्रंथ थे, जो भी पुस्तकें थीं, जो भी रचनाएं थीं, उसकी क्या विशेषता हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम विशेषता बताएं तो पहला हम बताएंगे आश्रयदाता की स्तुति, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस टाइम पे जितने भी कवि थे वो राजाओं के राज्य में रहते थे, उनके दरबार में रहते थे वो, और उन्हीं के गुणगान किया करते थे, उनकी स्तुति करते थे, उनका गुणगान करते थे वो। तो पहली विशेषता यही हो कि आश्रयदाता की स्तुति। दूसरी आप विशेषता बता सकते हैं वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। वीर रस का तो इनकी जो भी रचनाएं हैं, जैसे कि हम लोग रासों की बात किए थे, वो सभी रासों में वीर रस भरा पड़ा है वो। उसके साथ ही साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन है। युद्धों का सजीव वर्णन, उस टाइम की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें युद्धों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है वो। कितने सैनिक थे, कितने लोग मरे, कितने घोड़ा थे, कितने हाथियां थे, कैसे लोग चलते थे, कैसे लड़ाई हुआ। कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही विस्तृत रूप से सजीव वर्णन मिलता है वीर गाथा काल की रचनाओं में। ऐतिहासिकता का अभाव, साथ ही साथ वहाँ पे कोई ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है वो, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अगर हम चंद्रवरदाई की जो लिखी गई पृथ्वीराज रासों को देखें और ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने की कोशिश करें तो उसका अभाव मिलता है, हमें ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है वो। कल्पना की बहुलता, इस काल की रचनाओं में कल्पना की बहुत बहुलता थी वो। लगता था कि हाँ कल्पनाशीलता है, बहुत चीज़ें कल्पना पूर्व भरी हुई थी कि हाँ राजा ऐसे थे, राजा ने एक तीर में 1000 सैनिकों को मार दिया, एक घोड़ा ने पूरे युद्ध को हरा दिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी वर्णन कवियों ने किया हुआ है अपनी रचनाओं में, उसमें कल्पना की बहुत बहुलता लगती है, बहुत ज़्यादा है। और फिर है सच्ची राष्ट्रीयता का अभाव, यानी कि आप जानते होंगे कि उस समय पे छोटे छोटे राज्य होते थे। वो राज्य आज के अगर देखा जाए कि जनपद से भी बहुत कम क्षेत्र होता था वो, और जो राजा होते थे छोटे छोटे राज्यों के, वो आपस में ही लड़ते रहते थे वो। उनमें भारत देश के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति कोई राष्ट्रीयता नहीं थी वो, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं था, अपने राज्य से ही मतलब था। और आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर, चाहे वो किसी राजकुमारी को लेकर या कहा जाए कि किसी भी एक छोटी सी बात लेकर आपस में लड़ते रहते थे वो। उन्हें ये नहीं खबर था कि हाँ बाहर से भी कोई आक्रमण कर सकता है, बाहर से भी कोई हमें हरा सकता है, कब्जा हो सकता था। तो सच्ची राष्ट्रीयता जो थी उसका अभाव था वीर गाथा काल या कहा जाए कि आदिकाल के समय में। तो ये है हमारा आदिकाल। तो कैसे हिंदी साहित्य के कालखंड की बात हम लोगों ने की है कि हिंदी साहित्य जो 4 कालखंडों में बटा हुआ है वो 4 कालखंडों की हमने बात की थी। उस कालखंड की क्या समय है, समय काल क्या है, उसकी हमने बात की। फिर हम लोगों ने बात किया आदिकाल की कि आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनके कुछ कवियों की हमने बात की। फिर हमने देखा कि आदिकाल के जो विशेषता है वो, आदिकाल जो रचनाएं थी, आदिकाल के जो कवि थे, उनकी क्या विशेषता थी, उन विशेषताओं की बात की थी। तो उम्मीद है कि आपको ये हिंदी साहित्य का कालखंड और ये आदिकाल प्रमुखता आपको समझ में आया होगा। अगले कालखंड की बात हम अगले ऑडियो में करेंगे। थैंक यू। हाय फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।